हमारे वीएमएस न्यूल की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। पीछे दो पाठ पढ़ चुके हम। आगे हमारा पाठ नंबर 6 है, आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, कक्षा 12 इतिहास में। तो ये पाठ आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें मुख्य जो बातें हैं वो महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि पूरा जो पाठ है वो महात्मा गांधी पर आधारित है और ये पूरा पाठ ही महात्मा गांधी के बिना अधूरा है। और इसमें 10 अंक का एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक, वो लगभग ज्यादातर महात्मा गांधी के बारे में आता है। तो पहले आज हम महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो इसमें अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक तीनों ही जो प्रश्न है वो हमें देंगे, ठीक है। तो पहले जीवन परिचय में देखो, महात्मा गांधी को वैसे सब जानते होंगे आप, देखो कैसे जन्म से खड़े थे। और देखो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहां पर हुआ? गुजरात के पोरबंदर जिले के काठियावाड़ नामक स्थान पर। काठियावाड़ ये एक छोटा सा गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनके पिता उस समय अंग्रेजों के दीवान थे। राजकोट नामक स्थान है, वहां के दीवान थे। इनका परिवार था ये मध्यम श्रेणी का परिवार था, न अमीर थे और न गरीब थे। माता का नाम था पुतलीबाई और महात्मा गांधी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव है वो इनकी माँ का ही रहा, पुतलीबाई का, क्योंकि पुतलीबाई है ये धार्मिक विचारधाराओं वाली स्त्री थी और इनका विवाह भी छोटी उम्र में हो गया था महात्मा गांधी का। पत्नी का नाम था कस्तूरबा देवी। तो उस समय महात्मा गांधी 1887 में लगभग कितने साल के थे? आयु कितने साल आयु हुई? 1869 में जन्म हुआ, 1887 में आयु कितनी हुई? 18 साल की। तो 18 साल की आयु में ये उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां पर गए? इंग्लैंड गए। और भारत में भी उसमें किसका राज था? अंग्रेजों का राज था, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद में अंग्रेजों को राज था भारत में, तो इसलिए ये कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। वहां पर ये लगभग 4 साल तक रहे। कितने साल? 4 साल। 4 साल बाद में महात्मा गांधी भारत में पहुंचे, फिर 2 साल भारत में रहे। 1893 में एक फारसी फिल्म थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए ये दक्षिणी अफ्रीका गए। और मुकदमे की पैरवी करने के लिए, क्योंकि ये इंग्लैंड में किसकी शिक्षा प्राप्त करके आए थे? हाँ, कानून की शिक्षा प्राप्त करके आए थे, वकील थे। तो उसी कारण से ये दक्षिण अफ्रीका में गए। तो उसमें दक्षिण अफ्रीका जाना भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये जिस समय जा रहे थे रेलगाड़ी से, तो उसमें भारत के अंदर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज भारतीय को, काले जो लोग थे उनको कोई महत्व नहीं देते थे, क्योंकि रंग, जाति और धर्म के आधार पर उनका मानना था कि कोई भी सर्वश्रेष्ठ अगर जाति है तो वो कौन है? अंग्रेज। और भारतीयों को बिल्कुल हीन भावना से देखते थे। तो जब ये रेलगाड़ी से जा रहे थे तो उसमें अंग्रेजों ने इनका जो सामान था वहां जाने का, वो भी रेलगाड़ी से नीचे फेंक दिया। सौभाग्य था कि महात्मा गांधी को नीचे नहीं फेंका, वो बच गए। दक्षिण अफ्रीका वहां गए। तो वहां जाने के बाद में उन्होंने देखा कि वहां गोरे और काले लोग आपस में रंग के आधार पर भेदभाव कर रहे थे, लड़ रहे थे। और महात्मा गांधी भी किस रंग के थे? काले रंग के थे। तो महात्मा गांधी भी किसको सहयोग दें? काले लोगों को ही। तो उसके संबंध में उन्होंने वहां जाते ही, कब गए? 1893 में। कुछ दिनों तक उन्होंने वहां पर शिक्षा प्राप्त की, वहां के लोगों को देखा। और महात्मा गांधी ने जीवन का महत्वपूर्ण जो वर्ष थे वो दक्षिण अफ्रीका में बिताए, क्योंकि कितने साल रहे यहाँ पर? लगभग 1893 से 1915 तक कितने साल हुए? 22 साल। 22 साल तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। 1906 में जब उन्होंने देखा कि गोरे और काले लोग आपस में भेदभाव कर रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने विश्व का पहला सत्याग्रह कहां पर शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने लोगों को समझाया कि रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भेदभाव यहाँ चल रहा है वो बिल्कुल ही क्या है? गलत है। रंग के आधार पर किसी को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि सब में रकत, शरीर के अन्य अंग सब क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये पहला सत्याग्रह किया और महात्मा गांधी को
पहली बार इसमें सफलता मिली। 22 साल यहाँ पर रहे। 22 साल बाद में 1915 में महात्मा गांधी भारत पहुंचे। वो भारत में आते ही उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वैसे जैसे कोई बच्चा अगर ननिहाल 4-5 साल से वापस आए तो 10-15 दिन तो उसकी बड़ी कदर होती है गाँव में, बाद में। हाँ, तो ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके आए थे, इसलिए आते ही भारत के अंदर छा गए। सबको लगा महात्मा गांधी कोई महान व्यक्तित्व है। तो 1915 में इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। 1916 में अहमदाबाद, कौन से राज्य में? गुजरात। तो गुजरात के अंदर साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये साबरमती आश्रम है, ये खादी को बढ़ावा देने वाला, स्वदेशी को बढ़ावा देने वाला ये आश्रम था, और इसने देश की आजादी के अंदर बड़ा योगदान दिया। और ये महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद में भी चलता रहा था। वर्तमान में भी इसका अस्तित्व है। इसकी स्थापना की 1917 में। से पहले उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। तो 1917 में भारत के अंदर बिहार जो राज्य है, वहां पर एक चंपारण जिला है। वहां पर समस्या ये थी, क्योंकि भारत के अंदर शासन किसका था? अंग्रेजों का। और अंग्रेज यहाँ पर भारतीय जो किसान थे बिहार के, चंपारण के, उन लोगों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। भारतीय किसान नील की खेती करते थे, उसके बदले में उनको कीमत बहुत ही कम मिलती थी। एक तो ये समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि उनके लिए खाद्यान्न की समस्या थी, क्योंकि वो नील को छोड़कर और किसी खेती नहीं कर सकते थे। तो लगान भी ज्यादा था, खाद्यान्न की भी समस्या थी, और नील उत्पादन का भी उनको कुछ मूल्य नहीं मिलता था। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया। कहां पर? चंपारण, बिहार में। तो वहां गए। वहां जाते उन्होंने सत्याग्रह आरंभ कर दिया। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। और उनका ये मानना था सत्य की जीत होती है। तो यहां जाते ही महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए, और अंतिम रूप से अंग्रेज सरकार को हार माननी पड़ी। और ये पहला सत्याग्रह भी महात्मा गांधी का क्या हो गया? सफल। और भारत के अंदर ये कौन सा सत्याग्रह था? पहला। और विश्व में अगर देखें तो पहला सत्याग्रह उन्होंने कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका। भारत में आने के बाद में ये पहला सत्याग्रह किया। तो इस सत्याग्रह की सफलता के बाद महात्मा गांधी भारत में प्रसिद्ध हो गई। 1918 के अंदर उन्होंने 2 सत्याग्रह किए। एक तो किया अहमदाबाद में, और एक किया गुजरात में। अहमदाबाद कौन से राज्य में? गुजरात में। तो अहमदाबाद के अंदर समस्या ये थी कि अहमदाबाद में उसमें अंग्रेजों की बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, मिलें थी। उनके अंदर भारतीय जो मजदूर थे उनको लगभग 16 घंटे मेहनत करनी पड़ती थी, और उनको वेतन बहुत ही कम मिलता था। जैसे मान लीजिए किसी अंग्रेजी व्यक्ति को अगर 1 रुपया मिलता था, तो भारतीय व्यक्ति को लगभग 25 पैसे मिलते थे। तो ये शोषण भी हो रहा था। दूसरा, उन्हें कार्य भी बहुत ज्यादा करना होता था। तो इसमें से 16 घंटे। इसके अलावा मिल के अंदर रंग, जाति और धर्म के आधार पर भी अंग्रेज क्या करते थे? भेदभाव करते थे, भारतीयों को हीन भावना से देखते थे। तो यहां भी महात्मा गांधी को आमंत्रित किया, और महात्मा गांधी यहां पर गए। तो वहां जाने के बाद में इन्होंने अनशन शुरू किया। मिल मालिकों एवं मजदूरों को समझाया, और अंततः अंग्रेज सरकार ने हार मान ली, और इनके बीच में समझौता हो गया। इसी वर्ष 1918 में इन्होंने गुजरात के अंदर खेड़ा नामक जो स्थान है वहां पर सत्याग्रह किया। यहाँ कारण यह था कि यहाँ फसल नष्ट हो गई। अब जैसे अकाल पड़ने के कारण या अन्य किसी भी कारण भारत में जब भी कोई फसल नष्ट हो जाती थी, तो अंग्रेज भारतीयों से जबरदस्ती लगान वसूल करते थे, और ये लगान अनिवार्य था, फसल की पैदावार हो चाहे न हो। अब अगर फसल की पैदावार नहीं होगी तो लगान कहां से देंगे साहब? फिर भी अंग्रेज जबरदस्ती वसूल करते थे। तो इसीलिए महात्मा गांधी 1918 में यहाँ गए गुजरात में, और इसके अंदर भी महात्मा गांधी को क्या मिल गई? सफलता। अंग्रेजों ने हार मान ली। अब भारत के अंदर कुल कितना सत्याग्रह किए महात्मा गांधी ने? भारत में कितने सत्याग्रह किए? भारत में हो गए 3। पहला कौन सा था? पहला ये 1917 में चंपारण में,
और 1918 में 2 सत्याग्रह की अहमदाबाद में और खेड़ा में। कुल सत्याग्रह हुए 3 भारत में। और वैसे अगर कुल करें तो कितने हुए 4, क्योंकि एक कहां पर क्या था दक्षिण अफ्रीका। फिर 1914 में विश्व युद्ध कितने हुए, एक तो हुए 3 विश्व युद्ध हो गए 2। पहला कब हुआ 1914 से लेकर 18 तक। दूसरा हुआ 1939 से 45 तक। तीसरा होने वाला है हाँ संभावना है बहुत जानकार। तो 2 तक नहीं विश्व युद्ध हुए आज तक। पहला हुआ 1914 से लेकर 18 तक और दूसरा हुआ 1939 से लेकर 45 तक। पहले विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को शो किया। शो करने का कारण यह था कि इस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में अंग्रेज भारत को शायद कुछ छूट दे देंगे, कुछ कानूनों में ढील दे देंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने किसको शो किया, अंग्रेजों को। भारतीय सेना को भी महात्मा गांधी ने कहा कि इस विश्व युद्ध के दौरान किसकी शो करें भी, किसका शो करें, अंग्रेजों का। तो उनका शो करने के कारण अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी। कौन सी उपाधि? केसर ए हिंद की उपाधि दी। अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेजों को इसमें विजय मिली और विश्व के लगभग देशों में किसका राज हो गया, अंग्रेजों का। लेकिन अंग्रेजों ने दमन चक्कर भारत के अंदर जारी रखा। विश्व युद्ध के दौरान जितना भी नुकसान हुआ था अंग्रेजों को वो सब भारतीयों से या अन्य देशों से वसूल किया। इस बात से महात्मा गांधी को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उन्होंने सोचा था था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भारत को क्या होगा, फायदा हुआ, लेकिन हुआ क्या, इसका नुकसान हुआ। तो इसीलिए महात्मा गांधी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। उसी समय एक कानून पारित किया गया 18 मार्च 1919 को, जिसे रोलेट एक्ट कहते हैं। रोलेट है ये एक व्यक्ति का नाम था, सर सिडनी रोलेट। एक्ट मींस क्या होता है अंग्रेजी में, धारा, कानून। ये रोलेट एक्ट सर सिडनी रोलेट ने पारित किया 18 मार्च 1919 को। इसे काला कानून भी कहते हैं, आतंकवादी कानून भी कहते हैं। इसको कहने का कारण यह है कि इस कानून के अंदर अंग्रेजों ने यह नियम बना दिया कि अंग्रेज भारतीयों को जब चाहे बिना किसी कसूर के कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा उसको अपील, वकील और दलील, ये 3 अधिकार होते हैं। किसी मुजरिम को अगर पकड़ते हैं तो उसके पास 3 अधिकार होते हैं। वह की अपील कर सकता है न्यायालय के अंदर, अपनी दलील दे सकता है और किसी वकील को कर सकता है। ये तीनों ही अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिए। जिस किसी को भी अंग्रेजों ने अगर मनमर्जी से पकड़ लिया तो उसको कोई अधिकार नहीं, वो जितनी चाहे उसको सजा दे सकते हैं, जितना साल चाहे उसको जेल के अंदर रख सकते हैं। ये आतंकवादी और काला कानून था। इसका महात्मा गांधी ने बड़ा विरोध किया। इसी कारण 6 अप्रैल 1919 को प्रथम बार पूरे देश के अंदर हड़ताल रखी गई, क्योंकि महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। उनका कारण था कि कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं हुआ। ये कानून उन्होंने उसी तरह ही जारी रखा। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कहाँ है, पंजाब में तो है, पंजाब में कोई जगह अमृतसर के पास, अमृतसर में है ये जलियांवाला बाग समझ गए। तो इस कानून के विरोध में यहाँ 2 मुख्य नेता थे पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर कीचलू। ये 2 इसका नेतृत्व कर रहे थे। जलियांवाला बाग के समय किसका, रोलेट एक्ट कानून का विरोध करने के लिए नेतृत्व कर रहे थे। तो 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था। आज भी वैसाखी का दिन त्योहार मनाया जाता है। तो जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 लोग एक थे। 20,000 लोग इसमें भाग लेने के लिए गए।
इस बात की खबर है वो डायर को पहुंची, जनरल डायर था। उसे पता चला कि भारतीय अंग्रेजों के प्रति विरोध जताने के लिए किसी सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। तो उसी समय उसने 250 व्यक्तियों की एक फौज तैयार की। किसने? जनरल डायर ने। साथ में स्टेनगन भारतीय सैनिकों को लेकर 13 अप्रैल को वो जलियांवाला बाग में पहुंच गए। उसके पास में एक तोप भी लेकर गया था, लेकिन उस समय जलियांवाला बाग का एक ही मार्ग था, वो मार्ग बहुत ही संकरा था। सौभाग्य था भारतीयों का कि वो तोप अंदर नहीं ले जा सकता। फिर 250 सैनिकों को अंदर वो लेकर गया। तो जिस समय वह पहुंचा तो एक असराज नामक व्यक्ति भाषण दे रहा था। अब भाषण इस तरह से चल रहा था कि जैसे आप हो, अब आपके पीछे से अगर कोई आकर गोली चलाए आपको पता चलेगा, मुझे एक कोई दिखाई देगा पीछे से कोई आ रहा है। तो इसी तरह से उसने भीड़ के पीछे से अचानक ही गोलियां चलानी शुरू कर दी और उसने 60 सेकंड के अंदर लगभग 72 गोलियां दागी, बिना किसी चेतावनी दी, बिना किसी बताई। तो अचानक ही भीड़ के अंदर भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के कारण कुछ लोग तो वैसे भगदड़ के मारे गए, कुछ लोग आपकी तरह बड़े वीर थे, बड़े बहादुर थे। वहां पास में एक कुआं था, उन्होंने सोचा स्टेनगन या गोलियों से मरेंगे, उससे अच्छा हम कुएं के अंदर छलांग। 300-400 व्यक्ति ऐसे थे, उन्होंने कुएं के अंदर छलांग। भाई कुछ जो व्यक्ति उन्होंने गोलियां भी की। इसके अंदर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो इसमें मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा। हाँ, क्योंकि 20,000 लोगों ने जब भगदड़ मची, कुछ वैसे ही मारे गए। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो सम्मेलन हो रहा था, उसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल थे, तो मरने वालों की संख्या ज्यादा थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जनरल डायर इसको अंजाम देने के बाद में चला गया। बाद में पंजाब के अंदर मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ मतलब आतंकवादी कानून। अब इस मार्शल लॉ कानून के अंतर्गत यह किया गया कि पंजाब के नलकूपों में पानी बंद कर दिया गया, लोगों को सरेआम बेंत की सजा शुरू कर दी गई, किसी को भी बाहर निकालने से बंद कर दिया गया। और जो व्यक्ति इस हत्याकांड में मारे गए थे उनको बताने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। जो व्यक्ति जैसे घायल थे उनको भी सरकार ने हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया। और रात के समय बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको कुत्ते खा गए, गीत खा गए, क्योंकि उस बाग के अंदर जाने की और आने की किसी को कोई अनुमति नहीं। तो इस कारण से भी भारतीयों ने बड़ा विरोध किया। इसी का भी क्या 1919 के अंदर किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी ने भी विरोध किया। आगे इसके बारे में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रश्न है। इन सभी बातों से दुखी होकर, क्योंकि महात्मा गांधी को पता चल गया कि अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, रंग भेद कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने 1 अगस्त 1920 को ऐसे आंदोलन शुरू किया। पहले जो पढ़े वो क्या थे? सत्याग्रह। अब ये क्या है? आंदोलन। अब महात्मा गांधी ने 4 आंदोलन किए। पहला आंदोलन उसमें था असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920। अब कोई भी आंदोलन अगर शुरू होता है, आजकल भी होता है या पहले भी होता है, उसके पीछे कोई न कोई कारण। तो इसको शुरू करने का कारण यह था, पहला कारण तो था प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध कितने साल चला था? 4 साल। तो 4 सालों में फसलों की पैदावार भी बहुत कम हुई, नुकसान ज्यादा हुआ। इस कारण से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और खाद्यान्नों के मूल्य अत्यधिक बढ़ गए। लेकिन ऐसी संकट के समय में अंग्रेजों ने भारत को कोई शोध नहीं किया। उन्होंने जिसका हित देखा, अपना हित देखा। तो पहला कारण था ब्रिटेनियम पहला विश्व युद्ध। दूसरा इसका कारण था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट किसने पारित किया था? सर सिडनी रोलेट ने, जिसके अंदर अपील, वकील और दलील का अधिकार नहीं था। तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने पढ़ लिया, कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। हाँ, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड
कम से कम आधा बैल। तीसरा, मोंटेस्क्यू, चेम्सफोर्ड सुधार, ये सभी जो कांड घटित हुए उनके बारे में ये पारित किया गया चेम्सफोर्ड द्वारा। इसमें भी भारत के अंदर कोई भी सुधार नहीं हुआ। चौथा कांड था अंग्रेजों की रंग भेद नीति। अंग्रेजों का ये मानना था कि विश्व के अंदर रंग, जाति और धर्म के आधार पर कोई सर्वश्रेष्ठ अगर जाति है तो कौन है? अंग्रेज, यानी हम हैं। और भारतीयों को बिल्कुल ही वो हीन भावना से देखते थे, भारतीयों को हीन भावना से देखते थे। और पांचवा कारण था आर्थिक शोषण, क्योंकि भारत से जो कच्चा माल पैदा होता था उसको कहां पर ले जाते थे अंग्रेज? इंग्लैंड में। उसी माल को वापस पकाकर कहां पर लाते थे? भारत में। और जैसे कच्चे माल की कीमत अगर 50 पैसे थी, वापस भारत में आने के बाद अगर वो माल बिकता था उसकी कीमत थी 2 रुपए। तो देखो भारतीयों को नुकसान हो रहा था और अंग्रेजों को क्या हो रहा था? फायदा हो रहा था। इन सभी कारणों के कारण महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग। असहयोग मतलब अंग्रेजों का अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज अपने आप इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इसी समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। 1857 की क्रांति के बाद असहयोग सबसे बड़ा आंदोलन था। 1757 में ये भविष्यवाणी हुई थी कि देश 1857 में आजाद हो जाएगा। 1757 में जो प्लासी युद्ध हुआ था उसमें ये भविष्यवाणी हुई कि आगे आने वाले 100 साल बाद में देश आजाद होगा। फिर 1857 की क्रांति के बाद में ये भविष्यवाणी हुई कि देश 100 साल बाद 1957 में क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। लेकिन हमारा देश उस भविष्यवाणी से 10 साल पहले यानी 1947 में आजाद। तो 1857 के बाद में ये सबसे बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, क्योंकि इसके अंदर हिंदू, मुसलमान सबने महात्मा गांधी को सहयोग किया था। हाँ, सभी भारतीयों ने सहयोग किया था। उसके बाद का ये सबसे बड़ा आंदोलन था। ये आंदोलन इस समय चरमोत्कर्ष पर था, एकदम देश आजाद होने वाला ही था। उसी समय 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के अंदर देवरिया नामक जो स्थान है, देवरिया नामक है इस किताब में बारे, वो वैसे गोरखपुर लिखा हुआ था। नहीं, बहादुर सत्य करो। ये चोरी चोरा हत्याकांड था। चोरी चोरा 5 फरवरी 1922 को ये चोरी चोरा हत्याकांड हुआ। अब इस हत्याकांड में ये क्या था कि ये जो स्थान था चोरी चोरा नामक, वहां से जुलूस है वो शांतिपूर्वक जा रहा था। अंग्रेजों ने, अंग्रेजी थाना था यहाँ, अंग्रेजों ने पीछे से गोली चला दी, जिसमें जुलूस वालों में 1-2 कोई व्यक्ति मारा गया। उसी समय जुलूस ने हिंसा का रूप धारण किया और अंग्रेजी थाने के अंदर आग लगा। अब इस आग के अंदर एक मुख्य पुलिसकर्मी और 21